दोस्तों, एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 10 में जो संवैधानिक और सांविधिक निकाय हैं, आयोग हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है। जब चर्चा के दौरान हम इसको एनजीटी बोलेंगे, जिसका तात्पर्य होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो सबसे पहले हम एनजीटी की साइट पर जाएं और कुछ चीज़ों को देखें, तत्पश्चात फिर हम इसकी डिटेल देखेंगे। तो जब भी कोई ये जो एनजीटी की जब हम बात करते हैं तो एनजीटी एक्ट बना 2010 में, और फिर इसी एक्ट के परिपालन में 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना हुई। और जब भी किसी ऐसे जो कमीशन है, ऐसी बॉडी है जिसकी स्थापना एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो तुरंत इसका तात्पर्य यह होता है कि यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिसको हम स्टैट्यूटरी, सांविधिक या फिर गैर संवैधानिक या फिर लीगल या वैधानिक निकाय कह सकते हैं। और यदि किसी बॉडी का या किसी आयोग का संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, तो वो क्या कहलाता है? संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय कहलाता है। तो चूंकि इसका गठन एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, इसलिए ये सांविधिक निकाय हुआ। अब बात करें कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो आपको पता है कि पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे भी जो हैं वो न्यायपालिका में ही जाते थे, और वहाँ वैसे भी जो है केसेस की भरमार है, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। तो इसलिए फिर शासन के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ऐसे मुद्दे जो विभिन्न पर्यावरण एक्ट से रिलेटेड हैं, चाहे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो, वाटर पॉल्यूशन वाला एक्ट हो, एयर पॉल्यूशन वाला एक्ट हो, सभी के मुकदमे में जाएं और इसका त्वरित निपटारा किया जा सके। इसको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं पहले बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, मतलब एनवायरमेंटल के लिए काम करना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब बरकरार रखना, बचाए रखना, और इसके लिए जो कानूनी प्रावधान है उनका प्रवर्तन कराना एनजीटी का मेन काम है। और क्षतिग्रस्त व्यक्ति या संपत्ति के लिए कोई क्षतिपूर्ति होगी वो भी ये दिलवाता है। इसका कार्य ये है कि त्वरित गति से मामला निपटाएगा। 6 महीने के अंदर जैसे केस फाइल होगा, 6 महीने के अंदर डिसीजन करने की कोशिश की जाएगी। और कुछ अन्य चीज़ें हम इस पे देखें कि और किस तरीके से काम करता है या फिर क्या क्या शक्तियाँ दी हुई हैं। तो अधिकरण के पास जो है पर्यावरण के मामलों के लिए तीव्र गति से निपटाने का काम करेगा। 6 महीने पहले चर्चा चल चुकी, और इसका इसको जो है हाई कोर्ट के समकक्ष रखा गया है एनजीटी को, और इसके मामलों की अगली अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। हेडक्वार्टर जो इसका है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली के अतिरिक्त इसकी 4 बेंचेज और हैं, जो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। ये आयोग की साइट में हमने देखा। अभी जो इसके अध्यक्ष हैं एनजीटी के, ये जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2010 में आयोग का गठन हुआ और 5 वर्ष कार्यकाल होता है, तो अभी 3 ही जस्टिस जो हैं इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये वर्तमान में है, करंट की पूछे प्रेजेंट चेयरपर्सन या वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। यदि हम प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। इसके बाद फिर बने न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। ये जो वर्तमान अध्यक्ष लिखा है गलत है, आप याद रखिएगा। 3 लोग बने हैं, पहले लोकेश्वर सिंह पंटा फर्स्ट हो गए, फिर इसके बाद बने स्वतंत्र कुमार, ये भी इनका कार्यकाल भी पूरा हुआ, और फाइनली फिर अभी वर्तमान में है आदर्श कुमार गोयल। फिर हमने ये भी देखा था कि उसमें कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं, कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। तो ये न्यायिक सदस्यों की लिस्ट है, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ मैं। और ये कुछ एक्सपर्ट मेंबर हैं। तो अभी तो हम आयोग की साइट पे गए, अब हम इसको डिटेल में देखना शुरू करें कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, लीगल जो निकाय बोल सकते हैं, वैधानिक निकाय बोल सकते हैं। इसलिए इसका जो गठन है वो एक्ट जो पहले बना 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, और उसी के परिपालन में फिर 18 अक्टूबर को एनजीटी का गठन हुआ। मेन काम यही है कि पर्यावरण से संबंधित मामलों का त्वरित निपटारा। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। इसकी 4 ब्रांचेज की बात भी हमने कर लिया। कई बार अलग अलग पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं, तो आपको ये लोकेशन याद रखना होगा। भोपाल में है एक पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। ये भी हमने चर्चा कर चुका है कि पहले अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा हुए, वर्तमान आदर्श कुमार गोयल हैं। एक खास बात और कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पश्चात भारत ऐसा तीसरा देश है जिसने एनजीटी का गठन किया है, या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि ये पहला एशियाई देश है, ठीक है, यह पहला विकासशील देश है जिसने एनजीटी का गठन किया है। तो एक चीज़ मैं इसमें और स्पष्ट कर दूं आपको कि जब भी हम गठन संरचना की बात करेंगे
तो याद रखिएगा कि चूंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा इसका गठन। ठीक है, अब इसमें संरचना देख लें, स्ट्रक्चर देख लें कि तो एक अध्यक्ष होता है और जो है मिनिमम 10 और अधिकतम 20, मतलब 10 से लेकर 20 तक सदस्य होंगे। और सदस्य भी 2 प्रकार के होते हैं। आधे सदस्य जो हैं वो न्यायिक होते हैं और जुडिशियल, और आधे सदस्य विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट होते हैं। अब हम इनकी योग्यताओं की बात कर लें कि अध्यक्ष और सदस्य किन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जज जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हों या फिर वर्तमान में कार्यरत हों, एक्टिंग हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक बार मैं फिर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिंग हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों, अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, चेयर पर। अब बात हम करते हैं सदस्यों की। तो जब न्यायिक सदस्यों की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं और एक्टिंग भी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं। और जो विशेषज्ञ सदस्यों की बात कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को जो पर्यावरण का विशेषज्ञ हो, जिसको 15 वर्षों का अनुभव हुआ, उसमें 5 वर्ष का पर्यावरण वाला एक्सपीरियंस शामिल हो। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तब जो है उसको हम सदस्य बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो निकाय है ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है और मामलों का त्वरित गति से निपटारा करता है, जिसकी समय अवधि रखी गई है 6 माह। फिर हम बात करें नियुक्ति कौन करेगा, तो नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि अध्यक्ष की नियुक्ति जब होगी तब केंद्र सरकार तो करेगी, लेकिन भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात करेगी। और जब सदस्यों की बारी आएगी तब भी केंद्र सरकार करेगी सदस्यों की नियुक्ति, लेकिन उसके लिए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श नहीं करेगी, बल्कि चयन समिति की सिफारिश पर करेगी। मैं एक बार फिर बता दूं कि अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करेगी और सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करेगी। कार्यकाल जो होता है टेन्योर, ये 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष या सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। अधिकतम आयु इसमें अलग अलग है, डिफरेंट है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे 70, 67, 65 सब लिखा हुआ है। तो इस पर चर्चा कर लें कि अलग अलग क्यों हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अध्यक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के जो हैं जस्टिस होंगे, तो चूंकि उनकी एज अधिकतम कितनी है, 65 साल है और 5 साल का इसका टेन्योर है, तो 70 साल तक वो रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, मतलब उनके 62 वाले हैं, तो 62 + 5 मतलब 67 तक वो रह सकते हैं। इसी तरीके से सदस्यों की बात करें, यदि सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश बनेंगे तो उनके लिए रिटायरमेंट की एज जो रहेगी 70 ईयर, हाई कोर्ट वाले रहेंगे तो 67, और यदि विशेषज्ञ जो है मेंबर है तो उसके लिए एज जो रहेगी रिटायरमेंट की मैक्सिमम 65। तो ये अलग अलग जो है एज होने का ये कारण है, लेकिन ओवरऑल जो कार्यकाल रहेगा वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। पद त्याग की बात करें तो नियुक्ति चूँकि केंद्र सरकार कर रही है, इसी तरीके से जो है पद त्याग भी, रेजिग्नेशन भी ये केंद्र सरकार को ही देंगे। इनके वेतन और सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करेगी। हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी केंद्र सरकार करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अध्यक्ष को या फिर न्यायिक सदस्य को हटाने की बात हो तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ही हटा सकती है, जबकि विशेषज्ञ सदस्यों को हटाने की बात हो तो केंद्र सरकार डायरेक्टली हटा सकती है। किन आधारों पर, यदि वो दिवालिया हो गया हो या फिर कदाचार का दोषी पाया गया हो या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम सिद्ध हो गया हो। एनजीटी के कार्यों पे यदि हम नज़र डालें तो सबसे पहले तो हमें जो हमने आपकी साइट पे देखे थे क्लियरली मेंशन है, मेन काम तो यही है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, और साथ में इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। अन्य कार्यों की चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़े प्रत्येक मुद्दे का प्रभावी और जल्दी निराकरण करना, शीघ्र निराकरण करना मेन काम है। पर्यावरण की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, ये सब इसी के कार्य हो जाएंगे। पर्यावरण से जुड़े कानून जितने हैं उनकी रक्षा करना, किसी नागरिकों के अधिकारों का यदि पर्यावरण से रिलेटेड जो अधिकार है हनन होता है तो सुरक्षा करना, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, देश के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराना,
ये समस्त कार्य एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा इस मुद्दे पे भी चर्चा कर लें कि जो आर्टिकल है हमारे यहाँ, आर्टिकल अनुच्छेद 21 जिसमें लिखा है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, उसमें सिर्फ जीवन भर का नहीं है, मतलब जीवन का अधिकार इतना सीमित दायरा नहीं है कि शारीरिक बंधनों या सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार है, बल्कि उसमें क्या शामिल है, गरिमापूर्ण जीवन, है ना, सम्मानपूर्ण स्वस्थ जीवन, मतलब पर्यावरण भी ऐसा होना चाहिए। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा विस्तारित किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनजीटी की जो स्थापना हुई वो आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं उसका रूल है कि इसकी फुलफ़िल कराने में या पालन कराने में। और भी हम देख लें कुछ पुरानी पृष्ठभूमि यदि देखें तो आपको पता है कि 1972 में स्टॉकहोम में जो है यूएनओ का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। फिर 1976 में जो हमारे यहाँ 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें आर्टिकल 48A जोड़ के पर्यावरण संरक्षण की बात की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। साथ ही वन और वन्य जीवों को समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। फिर 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में यूएनओ का पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर 2010 में एक्ट बना एनजीटी का और 18 अक्टूबर को एनजीटी की स्थापना हुई थी। अब हम देखें आयोग की शक्तियों के बारे में। तो आयोग उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से जुड़े हैं, और ये एक वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है, उसके तहत भी सुनवाई कर सकता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करता है, और पर्यावरण क्षति यदि होती है तो पीड़ितों को क्षतिपूर्ति भी दिलाता है। और यदि एनजीटी अधिनियम में नियमों का पालन नहीं करता कोई इंस्टीट्यूशन या बॉडी, तो उसको दंड का भी प्रावधान है। क्या दंड है इसकी चर्चा करें तो दंड 3 वर्ष तक का दंड है, सज़ा हो सकती है 3 वर्ष तक की कारावास, और आर्थिक दंड की बात करें तो 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यदि एनजीटी के निर्णय को खिलाफ अपील करना है तो 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर इसकी बेंचेस के बारे में जो है फिर से लिखा हुआ है, जो हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ट्रिब्यूनल हैज़ ए प्रेजेंस इन 5 जोन्स हैं इसके, नॉर्थ जोन, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। प्रिंसिपल जो है बेंच जो दिल्ली में है वो नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा सेंट्रल जोन जो है वो भोपाल में है, ईस्ट जोन का ऑफिस जो है कोलकाता में है, साउथ जोन का चेन्नई में है, और वेस्ट जोन का पुणे में है। तो चूँकि मध्य प्रदेश में जो है वो सेंट्रल जोन का ऑफिस है भोपाल में, इसे आपको याद रखना होगा। फिर मेंबरों की बात किया है कि जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं। फिर बात आती है कि एनजीटी किन जो कौन से ऐसे कानून हैं जिसके तहत जो है उल्लंघन होने की स्थिति में मामले एनजीटी में जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है 7 ऐसे एक्ट हैं जिनके सपोर्ट में या जिनके उल्लंघन होने पर हम एनजीटी में केस दायर कर सकते हैं। पहला है वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 का, ठीक है। फिर वाटर सेस नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल वाला 1981 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, और एक जो है 7वें नंबर का याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का। इनके खिलाफ एनजीटी में आप जा सकते हैं। अब जो कि एनजीटी को 10 साल हो चुका है, 10 साल में एनजीटी ने क्या कार्य किया है थोड़ा उस पर फोकस कर दें, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, समय समय पे जो दिया है, जो चर्चा में रहे हैं। तो 2012 में पास्को और उड़ीसा सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। पास्को एक स्टील कंपनी है, और एनजीटी में जब मामला गया तो उन्होंने इसको जो है पर्यावरण की कुछ क्षति को देखते हुए इसको रद्द करवा दिया। ये भी ऐतिहासिक निर्णय था। 2015 में बात करें तो दिल्ली में जो है एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक जो पुराने डीजल वाहनों पर जो है पर्यावरण क्षति को देखते हुए जो रोक लगाने का निर्णय था एनजीटी का, ये महत्वपूर्ण था। और 2017 में आर्ट ऑफ लिविंग के जो श्री रविशंकर जी हैं, उनका जो कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, उसमें पर्यावरणीय मुद्दों की अनदेखी की गई थी। उसको देखते हुए 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये भी ऐतिहासिक निर्णयों में था। उम्मीद है कि आपको एनजीटी क्लियर हो गया होगा। अगले जो है लेक्चर में अन्य आयोगों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।